बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहीम, आपके चैनल डायमेंशनल फ़िज़िक्स से। और प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 फ़िज़िक्स 2025 पैक्टा की बेटा जो आपकी न्यू बुक आई है जी, चैप्टर नंबर 7 बेटा हम डिस्कस कर रहे थे वेव्स एंड वाइब्रेशंस। और प्यारे स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। बेटा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन नॉइस कैंसिलेशन के लिए जो हमारे ईयरबड्स होते हैं, आजकल जो है हैंड फ्री तो कम ही लोग यूज़ करते हैं, ईयरबड्स का ज़माना है। तो ईयरबड्स जो अच्छी कंपनीज़ के होते हैं, ठीक है, तो वो ये कहते हैं कि भाई हमारी नॉइस कैंसिलेशन जो है वो बाकियों से बहुत बेहतर है। तो जो नॉइस कैंसिलेशन उनकी अच्छी है, वो नॉइस कैंसिलेशन कैसे होती है? माइक्रोफोन्स लगे होते हैं, माइक्रोफोन में एक स्पेशल सर्किट होता है, उसको हम देखेंगे। और वो कैसे कैंसिल होता है नॉइस, ठीक है, बैकग्राउंड नॉइस कैसे रिमूव होता है, वो सारा हमने इस वीडियो लेक्चर में एक तो जानना है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से हमें पता चलेगा। अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को पढ़ने से पहले सुपरपोजिशन ऑफ वेव का क्या मतलब है? बेटा, आप मान लें, सपोज कर लें आपके पास एक स्लिंग की स्प्रिंग है, ठीक है, और आपके पास दो वाइब्रेटर हैं, वाइब्रेटर 1, वाइब्रेटर 2। अब हमने ये पढ़ा था प्रीवियस वीडियो लेक्चर में कि अगर वाइब्रेशन किसी मीडियम में प्रोड्यूस होती हैं तो उन वाइब्रेशंस की वजह से बेटा वेव्स प्रोपिगेट करती हैं, ऐसा ही है। अब जो वाइब्रेटर 2 है ये एक बड़ा वाइब्रेटर है, और जो वाइब्रेटर 1 है ये एक छोटा वाइब्रेटर है। अब वाइब्रेटर का मतलब है कि अपने ही मीन पोजीशन पर टू एंड फ्रो वाइब्रेट करना। अब ये भी अप एंड डाउन क्या कर रहा है? वाइब्रेट। और ये भी बेटा अप एंड डाउन क्या कर रहा है? वाइब्रेट। अब वाइब्रेटर 2 जो है वो एक बड़ा वाइब्रेटर है, तो यहाँ पर एक ज़्यादा हाई एम्पलीट्यूड की वेव बनेगी बनिस्बत वाइब्रेटर 1 के, ठीक। तो हमने करना ये है कि स्लिंग की स्प्रिंग को दोनों एंड से वाइब्रेटर के साथ कनेक्ट कर दिया, दोनों वाइब्रेटर ऑन है, तो एक वेव इस वाइब्रेटर 1 की वजह से बनी और एक वेव बेटा वाइब्रेटर 2 की वजह से बनी। वेव 2 का एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, वेव 1 का एम्पलीट्यूड कम है, जो आपको इस पिक्चर में नज़र आ रहा है। वेव 1 का जो आपके पास बेटा आपके पास डिस्प्लेसमेंट है वो है y1, और जो आपके पास वेव 2 का डिस्प्लेसमेंट है वो है y2, ठीक है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को ही हम एम्पलीट्यूड कहते हैं, तो अगर कोई इसको एम्पलीट्यूड भी पढ़ जाए तो गलत बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब देखें ये वेव कहाँ जा रही है? राइट से लेफ़्ट की तरफ, और ये वेव कहाँ जा रही है? लेफ़्ट से राइट की तरफ। अब ये एक दूसरे के और करीब आ गई, और एक वक्त ऐसा आएगा कि ये आपस में मिलेंगी। ये जो इन वेव्स ने मुलाकात की है ना, ये इसे ही हम कहते हैं सुपरपोजिशन, ठीक है। अब इस वेव का भी क्रस्ट था, इस वेव का भी क्रस्ट था, तो ये मिल के इन्होंने एक बड़ा क्रस्ट बनाया, ठीक है। ये आप देखें ना, ये वाली वेव 1 थी, ये उसके ऊपर वेव 2 है, और ये इनकी रिजल्टेंट वेव है। तो जिनका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है वो y1 प्लस y2 इकट्ठा मिला के पढ़ा जाएगा, जिसे हम y कहेंगे। y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, और इस फेनोमीना को हम कहेंगे सुपरपोजिशन ऑफ वेव, ठीक है। फिर ये वाली जो वेव थी ये अब आगे गुजर रही थी, तो ये इधर चली जाएगी, और ये जो इधर वाली वेव थी ये जिससे हमने वेव 2 कहा था, ये इस तरफ चली जाएगी। तो आपने देखा इनकी पोजीशंस इंटरचेंज हो गई, ये वाली वेव इधर आ गई, ये वाली वेव इधर आ गई। तो ये जो दरमियान में प्रोसेस हुआ, जब एम्पलीट्यूड बढ़ा, डिस्प्लेसमेंट बढ़ा, इसे हम क्या कहते हैं? सुपरपोजिशन ऑफ अ वेव, ठीक है। अब डेफिनेशन पढ़ते हैं, बात आपको समझ आएगी, लेकिन डेफिनेशन पढ़ने से पहले ये आपका एक्सरसाइज का लॉन्ग क्वेश्चन भी है कि व्हाट इज़ मीन बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, और नॉइस कैंसिलेशन का ही आपको जो है उसने लॉन्ग क्वेश्चन में जिक्र भी किया, वो एंड में मेंशन है, मैं आपको पढ़ा दूंगा। तो मार्क कर लें, MCQ शॉर्ट क्वेश्चन प्लस लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तवज्जो से बात को सुनना है, और आसान भी बड़ा है, ठीक है। इफ़ अ पार्टिकल ऑफ मीडियम इज साइमल्टेनियसली एक्टेड अपॉन बाय टू वेव्स, कहता है अगर आपके पास जो पार्टिकल्स हैं मीडियम के, उनको एक ही वक्त में एक ही साथ दो वेव्स जो है मिल जाएं, जैसा कि यहाँ पर दो डिफरेंट वाइब्रेटर लगाने से दो वेव्स बनी, ठीक है। देन द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज़ द अलजेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट। पहली वेव का डिस्प्लेसमेंट y1 था, दूसरी का y2 था, तो जो रिजल्टेंट वेव बनी सुपरपोजिशन के बाद, तो जो उसका डिस्प्लेसमेंट है वो इन दोनों का अलजेब्रिक सम है, y1 प्लस y2। ये बात यहाँ पर लिखी गई है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। यहाँ से लेकर यहाँ तक मार्क कर लें, ये डेफिनेशन है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की, ठीक है। अब आगे देखें, इन अदर वर्ड्स या दूसरे लफ्ज़ों में, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल वेव्स आर एडेड टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू वेव पैटर्न एज शोन इन फिगर 7.4 A and B रिस्पेक्टिवली।
अब ये भाई आपके पास फिगर है 7.4 है और इसी के नीचे बेटा ये है 7.4 भी। थोड़ी सी बात करते हैं फिर आगे चलते हैं। अब ये वेव 1 आपको दिखाई गई है जिसका डिस्प्लेसमेंट क्या है y1, और ये वेव 2 दिखाई गई है जिसका डिस्प्लेसमेंट या एम्पलीट्यूड ज़्यादा है बनिस्बत y1 के जो कि y2 है। एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट, इसका भी क्रस्ट है, इसका भी क्रस्ट है, इसका भी ट्रफ है, इसका भी ट्रफ है। अब ये दिखाइए कि वेव 1 एंड वेव 2 सुपरपोज्ड हो रही हैं, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, तो ऐड अप हो जाएंगे इनके डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट रिजल्टेंट वेव का बढ़ जाएगा, कितना होगा y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, ऐसा ही है। तो ये देखें ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट या आप ये कह सकते हैं ज़्यादा एम्पलीट्यूड आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, क्योंकि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को मैं अगेन कहूँगा एम्पलीट्यूड कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट का जिक्र है तो हम लिखेंगे नेट डिस्प्लेसमेंट y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, ठीक है। अब ये नीचे लिखा है कि सुपर पोजिशन ऑफ टू वेव्स ऑफ सेम फ्रिक्वेंसी विच आर एग्जैक्टली इन फेज। इन फेज का मतलब है कि इसका भी क्रस्ट था, इसका भी क्रस्ट था, इसका भी ट्रफ है, इसका भी ट्रफ है, पार्टिकल सेम पोजीशन पर है, ठीक है। बट यहाँ पर देखें तो ये आउट ऑफ फेज है। आउट ऑफ फेज कैसे? पहली वेव का क्रस्ट है तो दूसरी वेव का ट्रफ है, और जब पहली वेव का ट्रफ आ रहा है तो दूसरी वेव का क्रस्ट आ रहा है, तो ये आउट ऑफ फेज है। एक का क्रस्ट है, दूसरे का ट्रफ है, एक का ट्रफ है, दूसरे का क्रस्ट है। तो जब ये मिलेंगी, ठीक है, तो आप देखें कि पहली का क्रस्ट दूसरी का ट्रफ एक दूसरे को कैंसिल करेगा, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम से ऊपर है, ये इक्विलिब्रियम से नीचे है, ठीक है। सेम फ्रीक्वेंसी है, सेम एम्पलीट्यूड का केस है ये। जितना एम्पलीट्यूड यहाँ पर है, मतलब जितना डिस्प्लेसमेंट इसका है उतना ही डिस्प्लेसमेंट इसका है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरह यहाँ पर देखें जब ट्रफ और क्रस्ट मिलेंगे ये भी कैंसिल आउट, तो जो रिजल्टेंट वेव हमें मिलेगी उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो ज़ीरो होगा, ठीक है। देखिए लिखा है 7.4 में सुपर पोजिशन ऑफ टू वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी विच आर एग्जैक्टली आउट ऑफ फेज। सेम फ्रीक्वेंसी थी और एग्जैक्टली आउट ऑफ फेज थी, और एक और बात कि दोनों के यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट हैं वो बराबर थे, तो उन्होंने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, तो जो रिजल्टेंट वेव मिली उसका डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो था। अब ये सारी बात यहाँ पर थ्योरी पे लिखी गई है, तो हम यहाँ से देख लेते हैं। पहले देखें केस 1 को। इफ़ टू वेव्स विच ओवरलैप ईच अदर, अगर दो वेव्स आएँ और वो आपस में ओवरलैप करती हैं, मिलती हैं, हैव सेम फेज मीन्स सेम पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स, देयर रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट विल बी। तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट मैंने अभी आपको बताया कि इन दोनों वेव्स के डिस्प्लेसमेंट को सम कर लें, ठीक है। y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 वेयर y1 एम्पलीट्यूड ऑफ वेव 1। अब देखें मैंने कहा था इसे एम्पलीट्यूड भी पढ़ सकते हैं, तो आपकी बुक में ही आ गया कि y1 क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव 1, या डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव 1 भी कह दें तो कोई बात नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ही एम्पलीट्यूड होता है, ठीक है। y2 क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव 2, और y क्या है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, ठीक है। ऊपर देखें उसने लिखा रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, नीचे वो लिख रहा है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ही एम्पलीट्यूड कहलाता है। पर्टिकुलरली अगर हम देखें कि अगर y1 और y2 बराबर हैं, यहाँ पे तो नहीं है डायग्राम में बराबर, लेकिन आप सपोज करें कि जितना y1 है उतना ही y2 है, द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट विल बी, तो वो होगा y1 प्लस, अब y1 और y2 बराबर है तो हम लिख लेंगे y1 प्लस y1, या हम लिख लेंगे y2 प्लस y2, तो y बनेगा 2y1, या आप कह सकते हैं 2y2, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। मान लें कि y1 भी 5 है, y2 भी 5 है, तो 5 प्लस 5 10, ठीक है। या दूसरी तरफ से देखें तो भी 5 प्लस 5 10 है, तो जो आपका नेट डिस्प्लेसमेंट है, अगर आपके रिजल्टेंट जो डिस्प्लेसमेंट है वेव 1 और वेव 2 के वो बराबर हैं, तो जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है वो डबल हो जाएगा पहले के डिस्प्लेसमेंट के या दूसरे के डिस्प्लेसमेंट के। ये यहाँ पर कहना चाह रहा है, तो बात MCQ में आ सकती है। फिर सेकंड केस था जी, इफ़ टू वेव्स विच क्रॉस ईच अदर हैव ऑपोजिट फेस। ऑपोजिट फेस का मतलब कि एक का क्रस्ट है तो दूसरे का ट्रफ है, दूसरे का ट्रफ है तो पहले वाले का क्रस्ट है, देयर डिस्प्लेसमेंट विल बी। अब देखें ये ऊपर वाली अगर हम वैल्यू पॉजिटिव ले रहे हैं डिस्प्लेसमेंट की y1, तो नीचे वाली क्या लेनी पड़ेगी हमें, नेगेटिव, यानी कि ये इसकी अगर पॉजिटिव है तो ये दूसरी वेव के लिए ये नीचे वाला बनेगा, तो y2 नेगेटिव होगा, तो y इज इक्वल टू y1 माइनस y2 आएगा, ठीक है। तो y इज इक्वल टू y1 माइनस y2। पर्टिकुलरली इफ़ y1 इज इक्वल टू y2, अब फिर पहली वेव और दूसरी वेव का डिस्प्लेसमेंट बराबर है, तो y1 y2 से कट जाएगा, ऊपर था प्लस जब इन फेज थे, ठीक है। यहाँ पर वर्ड क्या था, सेम फेज या इन फेज, यहाँ पर वर्ड क्या है कि ओपोजिट फेज या आउट ऑफ फेज इसे हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस साइन है, तो y1 y2 से कैंसिल, तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाएगा जब y1 और y2 बराबर है। तो ये बात भी पेपर में MCQs आ जाती है,
ठीक है। फिर थस इफ़ अ पार्टिकल ऑफ अ मीडियम इज साइमल्टेनियसली एक्टेड अपॉन बाय एन वेव्स। अब कहता है कि उसी जो आपके पास मीडियम था उसमें जो पार्टिकल्स हैं उनमें एन वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं, सच दैट इफ डिस्प्लेसमेंट इज ड्यू टू ईच इंडिविजुअल एन वेव्स बी। अब पहली वेव का डिस्प्लेसमेंट y1 है, दूसरी का y2 एंड सो ऑन टू आखिरी का yn है। Then the resultant displacement y of the particle under the simultaneous action of these n waves is the algebraic sum of all the displacement। ठीक है, तो कहता है कि जो आपके पास रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है, वो अल्जेब्रिक सम होगा इन तमाम डिस्प्लेसमेंट का जो मैंने आपको बताया। तो नेट डिस्प्लेसमेंट y होगा, वो होगा y1 प्लस y2 प्लस सो ऑन टू yn। दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव, और इसे हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव। अब अगर सारे के सारे वेव फेज़ में है तो प्लस प्लस आएगा, और अगर कोई आउट ऑफ फेज़ है तो उसमें नेगेटिव आ जाएगा फिर। ठीक है, तो यहाँ पर एक जनरल केस लिखा है उसने। अच्छा जी, मैथमेटिकली दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं y(xt). अब ये वेव फंक्शन इसे हम कहते हैं, ठीक है, वेव डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं इसे हम, ये आगे जिक्र आ रहा है और ये पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन या MCQs भी आ सकता है कि y(xt) इज इक्वल टू y1(xt) प्लस y2(xt) एंड सो ऑन टू yn(xt), वेयर y(xt) इज द रिजल्टेंट वेव, इसे हम रिजल्टेंट वेव कह रहे हैं, वेयर y1(xt), y2(xt) एंड सो ऑन टू yn(xt) आर द इंडिविजुअल वेव्स। अलग अलग वेव्स जब ऐड हो रही हैं तो उनका रिजल्टेंट वेव बन रही है y(xt). इन द कंटेक्स्ट ऑफ वेव, कहता है वेव्स की अगर हम बात करें, y(xt) रिप्रेजेंट द वेव फंक्शन, इसे हम क्या कहते हैं, वेव फंक्शन। और वेव फंक्शन हायर लेवल्स में जब आप जाएंगे ना, तो स्पेशली मॉडर्न फिजिक्स में, क्वांटम मैकेनिक्स में, तो वहाँ साई का सिंबल हम यूज़ करते हैं। बहुत सारे सिंबल हैं, साई फाई, ठीक है, लेकिन अभी आप फिलहाल वाई से ही करेंगे। और वेव डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, तो पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, डिफाइन वेव फंक्शन और वेव डिस्प्लेसमेंट। तो y(xt) को ही बेटा क्या कहते हैं, वेव फंक्शन और वेव डिस्प्लेसमेंट एट अ गिवन पॉइंट x इन अ टाइम t। तो इसकी डेफिनेशन ये यहाँ से आ रही है कि इट डिस्क्राइब, आप लिखेंगे अ फंक्शन दैट डिस्क्राइब द शेप ऑफ अ वेव एंड इट्स एवेल्यूएशन ओवर टाइम। ऐसा फंक्शन जो शेप पता है, साइनोसाइडल है, सातुत है, ठीक है, आरी के दांतों नुमा जैसी किस तरह की वेव है, और वो एवेल्यूएशन के वो कितनी वेव प्रोपिगेट कर रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाइज टू लीनियर वेव्स और स्मॉल एम्पलीट्यूड वेव्स। अच्छा जी, ये लिमिटेशन है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की, और ये बात पेपर में MCQs में आ जाती है कि जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है, एक तो ये लीनियर वेव्स पे लगता है जो स्ट्रेट लाइन में प्रोपिगेट कर रही हैं, और उन वेव्स के लिए लगता है जिनका एम्पलीट्यूड स्मॉल है। ठीक है, लार्ज एम्पलीट्यूड वेव्स के लिए ये इतना सूटेबल नहीं है। फिर आपके पास है जी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स लीड्स टू मैनी इंटरेस्टिंग फेनोमिनास। अब ये भी पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से क्या क्या काम या क्या क्या फेनोमिनास मज़ीद प्रोड्यूस हम कर सकते हैं। तो पहला है इंटरफेरेंस, दूसरा है बीट्स, और तीसरा है स्टेशनरी वेव्स। वैसे तो ये अलग अलग टॉपिक्स भी आएंगे। तो पहली कंडीशन है टू वेव्स हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी एंड ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन। अब सेम फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि आपके पास जो है एक टाइम में, ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या आती, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस और वाइब्रेशंस, ठीक है, पर सेकंड, के कितने टाइम में कितनी वेव्स एक जगह से गुजरी। तो टू वेव्स हैव सेम फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि अगर पहली के एक क्रस्ट और एक ट्रफ गुजरा एक सेकंड में, तो दूसरी का भी एक क्रस्ट और एक ट्रफ गुजरेगा एक सेकंड में। ठीक है, और ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, तो उसको हम कहेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से जो फेनोमेना हो रहा है वो इंटरफेरेंस है। ठीक है, फिर इंटरफेरेंस दो तरह के होते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा। फिर सेकंड है टू वेव्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। अब स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज का वर्ड आ गया, तो एक वेव में एक क्रस्ट और ट्रफ एक सेकंड में गुजरे, जबकि एक वेव में एक क्रस्ट और एक ट्रफ 2 सेकंड में गुजरे। अब फ्रीक्वेंसी का फ़र्क आ गया। ठीक है, एंड ट्रेवलिंग इन सेम डायरेक्शन, ठीक है, लेकिन जा किस में रही हैं, सेम डायरेक्शन में। तो बेटा इनसे बीट्स प्रोड्यूस होंगी। क्या प्रोड्यूस होंगी, बीट्स। ठीक है, अच्छा जी, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के केस में ऐसा होता है। ठीक, अच्छा, एक ट्यून इंस्ट्रूमेंट है, एक अनट्यून इंस्ट्रूमेंट्स है। फिर थर्ड केस है टू वेव्स ऑफ इक्वल फ्रीक्वेंसी। अब दो वेव्स हैं इक्वल फ्रीक्वेंसी। इक्वल फ्रीक्वेंसी मीन के जो एक क्रस्ट और ट्रफ है वो भी एक सेकंड में वहाँ से गुजरा,
और दूसरी वेव का भी जो क्रस्ट और ट्रफ है वो भी 1 सेकंड में एक ही गुजरा वहाँ से, ठीक है, इन ओपोजिट डायरेक्शन। लेकिन पहले क्या था इंटरफेरेंस में कि सेम फ्रीक्वेंसी थी, सेम डायरेक्शन थी, बट यहाँ पर सेम या इक्वल फ्रीक्वेंसी है, बट उसने आगे कंडीशन रखी है ओपोजिट डायरेक्शन। एक अगर लेफ़्ट से राइट जा रहा है तो दूसरा राइट से लेफ़्ट आ रहा है। तो अब क्या होगा, स्टेशनरी वेव्स बनेंगी। स्टेशनरी वेव्स में पॉइंट्स बनते हैं, नोड्स, एंटी नोड्स। ये स्टेशनरी वेव्स का भी अलग से टॉपिक है, सारे अलग अलग टॉपिक है, तो इसलिए परेशान नहीं होना, ये मैं डिटेल में सारे एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। नोड्स का जो डिस्प्लेसमेंट है 0 होता है, एंटी नोड का डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है, ये हम पढ़ेंगे, ठीक। अच्छा, फिर देखें इंटरफेरेंस पैटर्न फॉर्म्ड विद वाइट लाइट। वाइट लाइट इस तरह का इंटरफेरेंस पैटर्न बनाती है, ठीक है, जो आपको इंटरेस्टिंग से कलर से नज़र आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वाइट लाइट जो है ये 7 डिफरेंट कलर्स पे कंपोज होती है अगर हम इसे प्रिज्म से गुजारते हैं, सही। अच्छा, फिर आप देखें एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब ये लॉन्ग क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज का, ठीक है, कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को हम नॉइस कैंसिलिंग हेडफोन्स में कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये इस टॉपिक में बताया गया है। तो तवज्जो से सुनना है, बड़ा ही आसान है, समझ लेंगे तो अपने लफ्ज़ों में भी लिख सकते हैं। बाय अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, नॉइस कैंसिलिंग हेडफोन्स इफेक्टिवली एलिमिनेट अनवांटेड नॉइस। कहता है कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को हम इस्तेमाल करके, जो आजकल हमारे एयरबड्स मैंने कहा जैसे आ रहे हैं, तो उनमें नॉइस कैंसिलेशन का ऑप्शन है, तो उसमें जो अनवांटेड नॉइस होती है, बैकग्राउंड कोई नॉइस आ गया, ठीक है, नाखुशगवार आवाज़, कोई बंदा हॉर्न बार बार प्रेस कर रहा था, आप कह रहे हैं यार ये तो मुझे आवाज़ ही नहीं आ रही, ठीक है, किसी की कॉल आ रही है, आप कहीं खड़े होकर शोर में सुन रहे हैं, पीछे हॉर्न भी बज रहे हैं, फैक्ट्रीज़ का भी साउंड आ रहा है, तरह तरह की आवाज़ें आ रही हैं, तो आपको आवाज़ नहीं आ रही। तो अगर आपका जो ईयरबड्स अच्छी उसके हैं या आपका सेल फ़ोन अच्छा है, उसमें अच्छे ईयरफोन्स लगे हुए हैं, तो वो उसमें नॉइस कैंसिलेशन का ऑप्शन होता है और वो वर्क करता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पे, प्रोवाइडिंग अ मोर इमर्सिव एंड पीसफुल लिसनिंग एक्सपीरियंस। और आपको बड़ी पुरसकून खुशगवार आवाज़ आती है, आपको महसूस ही नहीं होता कि आप जो है कहीं शोर में खड़े हैं। आपका कॉल वाला आपसे कहेगा यार मजाक न कर यार, तू कह रहा है कि आप रोड पे खड़े हुए हो लेकिन पीछे से तो कोई शोर ही नहीं आ रहा, तो कहेगा यार वो मेरी नॉइस कैंसिलेशन अच्छी है, फला फला मैं डिवाइस यूज़ कर रहा हूँ। तो वो नॉइस कैंसिलेशन होती कैसे है वो हमने देखना है। तो ये 5 पॉइंट्स हैं। द हेडफोन्स कंटेन 1 और मोर माइक्रोफोन्स। जो हेडफोन्स होते हैं बेटा उनमें एक या एक से ज़्यादा माइक्रोफोन्स होते हैं। डैट कैप्चर एम्बियंट नॉइस लाइक बैकग्राउंड शटर और इंजन रंबल और इन्वायरमेंटल नॉइस, ठीक है। तो जो बैकग्राउंड साउंड्स होते हैं ना, जिसमें आपके इंजन का कोई गाड़ी वगैरह का साउंड आ रहा है या कोई फैक्ट्रियाँ वगैरह हैं तो उनका आवाज़ आ रही है, या कोई हॉर्न्स वगैरह हैं, तरह तरह के जो नॉइस हैं, अनवांटेड अनडिज़ायरेबल साउंड है, वो कैप्चर करता है कौन, माइक्रोफोन। द माइक्रोफोन सेंड्स द साउंड सिग्नल्स टू द एम्पलीफायर। माइक्रोफोन अब आगे उसने कैप्चर किया साउंड सिग्नल को, अब वो उसको आगे भेजता है एम्पलीफायर। एम्पलीफायर का मतलब है टू एम्पलीफाई द साउंड लेवल, टू इंक्रीज द एम्पलीट्यूड, ठीक है, एम्पलीट्यूड बढ़ाना। एंड अ प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, माइक्रोफोन ने कहाँ भेजा, एम्पलीफायर और प्रोसेसिंग यूनिट के पास। अब एम्पलीफायर का तो काम था एम्पलीट्यूड बढ़ाना, लेकिन प्रोसेसिंग यूनिट का काम है बड़ा इंपॉर्टेंट, प्रोसेसिंग यूनिट इन द हेडफोन्स। अब प्रोसेसिंग यूनिट क्या करता है, द प्रोसेसिंग यूनिट्स जनरेट एन एंटी नॉइस। अब ये आप मान लें एक नॉइस सिग्नल है, ठीक है, तो जो आपका प्रोसेसिंग यूनिट है ना वो इसके बिल्कुल ऑपोजिट, इसके आउट ऑफ फेज, यानी कि यहाँ क्रस्ट था तो वो ट्रफ बनाएगा, जहाँ इसका ट्रफ था वहाँ क्रस्ट बनाएगा, बिल्कुल इस जैसा एक एंटी नॉइस सिग्नल जनरेट करेगा, विच इज़ एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ द एम्बियंट नॉइस इन टर्म ऑफ एम्पलीट्यूड एंड फेज। एम्पलीट्यूड और फेज में बिल्कुल उससे मिलता जुलता होगा। द एंटी नॉइस सिग्नल इज देन प्लेड थ्रू द हेडफोन्स। अब आपका हेडफोन जो है वो नॉइस सिग्नल बैकग्राउंड से आ रहा है जो माइक्रोफोन कैप्चर कर रहा है, एम्पलीफायर उसे एम्पलीफाई कर रहा है, और प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो एक एंटी नॉइस सिग्नल जनरेट कर रहा है। तो जब ये नॉइस वाला सिग्नल है, ये एंटी नॉइस वाला सिग्नल है, जब ये आपस में मिलेंगे तो सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल का फेनोमेना होगा। और हमने पढ़ा है कि क्रस्ट ट्रफ से कैंसिल होगा तो एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, 0, तो नॉइस नहीं आएगी बैकग्राउंड में, ठीक है। देन द एंटी नॉइस सिग्नल प्लेड थ्रू द हेडफोन्स अलॉन्ग विद द डिज़ायर्ड ऑडियो लाइक म्यूज़िक और वॉइस। जो भी आपकी वॉइस कॉल आ रही है उसके साथ ये फिर जो है चलेगा, ठीक है। व्हेन द एंटी नॉइस सिग्नल मीट्स विद द एम्बियंट नॉइस, और एंटी नॉइस सिग्नल, ये एंटी नॉइस सिग्नल जब इस नॉइस सिग्नल के साथ मिलेगा,
द टू वेव्स कैंसल ईच अदर, तो ये वेव्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी, ठीक है। रिजल्टिंग अ मच क्वाइटर लिसनिंग एक्सपीरियंस, तो आपको बड़ा पुरसकून खामोश ऐसे आपको लगेगा यार आसपास तो कोई शोर शराबा हो ही नहीं रहा, ठीक है। थ्रू द अबव एग्जाम्पल, इन एन ओवर सिंप्लीफिकेशन ऑफ दिस सिचुएशन, अ नॉइस कैंसलेशन हेडफोन्स यूज कम्प्लेक्स एल्गोरिथम्स एंड मल्टीपल माइक्रोफोन्स टू अचीव ऑप्टिमल नॉइस कैंसलेशन, ठीक है। तो हमने ऊपर वाली एग्जांपल से समझा कि जब आपके पास बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो और नॉइस कैंसलेशन आपके माइक्रोफोन तब कैसे करते हैं और आपको किस तरह से जो है वो बड़ी ही एक अच्छा पुरसकून एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन रिमेंस अ फंडामेंटल कंसेप्ट इन अंडरस्टैंडिंग हाउ दे वर्क, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से ही हमें पता चला ना कि फंडामेंटल कंसेप्ट क्या है नॉइस कैंसिलेशन का और ये किस तरह से काम करती है। तो ये था प्यारे स्टूडेंट्स हमारा आज का वीडियो लेक्चर। वेरी सून इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर को। अल्लाह ताला आपको बरकत और कामयाबी अता फरमाए। खुदा हाफिज़।